आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब होता है बेटा संख्या में 13, ठीक है, संख्या में 13 यानी कि 13 इन काउंट, ठीक है, 13 इन नंबर, ठीक, 13 मतलब जानते हो ना, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एक इमेज लेके आई गया था मैं आप लोगों के लिए, 13, ठीक है, 13, ठीक, याद रखना। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके लिए, इसकी एक कहानी है, चलिए कहानी भी सुन ही लीजिए वरना फिर दिमाग से उतर जाएगा नहीं तो। बेकर्स डजन, देखो बेकर्स डजन की कहानी यहाँ पे ये है कि पहले ना एक राजा हुआ करता था और उसके इलाके पे मतलब ब्रेड काटी जाती थी, ठीक है। तो ब्रेड काटने वाले जो भी आपके ब्रेड बेचने वाले व्यक्ति थे ना, उन लोग क्या करते थे, कभी ब्रेड को 10 दे दिया, कभी 11 दे दिया, कभी 12 दे दिया, ठीक है। लेकिन वहां पे ये था, रूल ये था कि 1 पाउंड के बदले उनको कितना ब्रेड मिलता था, हमेशा 12 ब्रेड मिलता था, ठीक है। तो तो जितने भी जनता लोग थे उन लोग चले गए राजा के पास, उन लोगों ने बोला कि ये जितने भी यहाँ पे ब्रेड बेचने वाले हैं उन लोग क्या करते हैं कि हमको कभी भी प्रॉपर 12 ब्रेड नहीं देते, कभी 11 देते हैं, कभी 12, कभी 11, कभी 12, कभी 10 ऐसा देते हैं, मतलब पर्टिकुलर 12 ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो राजा ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अब जितने भी ब्रेड के पीसेस कम रहेंगे ना, उतने ही ज्यादा बार उतने ही कोड़े उनको पड़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी ब्रेड बेचने वाले थे वो घबरा गए, ठीक। अब ब्रेड बेचने वाले कम आ गए, उन्होंने बोले कि भाई 12 से तो 12 तो रख ही दो, साथ में एक बढ़ा करके रख दो, कौन कोड़े खाए, हो सकता है कि कोई भी पर्सन मिसकाउंट कर ले कभी, ठीक है, 12 को 11 काउंट कर ले, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या करे, 12 की जगह पे कितने रखना शुरू कर दिए, 13 रखने शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, बेकर्स डजन की, ठीक। अब आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर असाइंड अ बेकर्स डजन ऑफ मैथ प्रॉब्लम फॉर होमवर्क होमवर्क इंश्योरिंग स्टूडेंट्स हैड प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। टीचर ने क्या किया, कुछ एक आध मतलब कुछ प्रॉब्लम्स दे दिया बच्चों को। अब बेकर्स डिसीजन का मतलब आप यहाँ पे संख्या में 13 प्रॉब्लम नहीं मत निकाले ना, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स दे दिया उनको बच्चों को, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, घर में जाकर के कुछ प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, यानी कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह वो कर सके, ठीक। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि द कोच सिलेक्टेड a baker's dozen of player to represent the team in the अपकमिंग टूर्नामेंट, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कोच है, उसने क्या किया, कुछ प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेकर्स डजन का मीनिंग आप यहाँ पे 13 जरूर निकाल सकते हो, ठीक है। तो कोच ने क्या किया, यहाँ पे 13 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया टू रिप्रेजेंट द टीम इन द अपकमिंग टूर्नामेंट, ठीक है, ताकि वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर सके टूर्नामेंट पर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट इडियम आपको दिया हुआ है, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ठीक है। देखिए बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, देखो इतना ईडियम भी आपको आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और इसके साथ आपको इतना ईडियम भी आ सकता है, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, ठीक है, इतना भी आपको ईडियम आ सकता है, इतना ईडियम भी अपने आप में सफिशियंट है। देखिए बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून का मतलब क्या होता है, जब आप एक अमीर फैमिली पर पैदा होते हो, ठीक है, या फिर उस जिस बैकग्राउंड पे आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पीछे उस बैकग्राउंड का कोई ना कोई रहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग सपोज करिए, जैसे कि कोई एक्टर है, ठीक है, तो एक्टर का अगर कोई बेटा है या बेटी है, तो उसके लिए एक्टिंग का जो करियर रहता है वो इजी हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उसके फादर या फिर मदर, ठीक है। और सिमिलरली उसके पास उतने ज्यादा रिसोर्सेज भी हैं, ठीक। तो जो रिच फैमिली में पैदा होता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो रिच फैमिली में पैदा होगा वही बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून कहलाएगा, ठीक है। ठीक, आप लोग देखिए उसके आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, डिस्पाइट हिज सक्सेस डिस्पाइट हिज सक्सेस इन बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसकी बिजनेस में सक्सेस को देखने के बजाय मैनी पीपल आर्ग्यू दैट, ठीक है, बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं दैट ही ही वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, ठीक है, वो पैदा ही हुआ है, मतलब वो अमीर पैदा ही हुआ है ऑलरेडी इन हिज माउथ, एंड didn't have to work as hard as other to achieve his status, ठीक है। और वो उतनी मेहनत नहीं कर रहा है जितनी मेहनत अन्य वर्कर कर रहे हैं, वो स्टेटस को पाने के लिए, ठीक है। while some people have to struggle to make both ends meet, देखो बेटा यहाँ पे ना आपको एक ईडियम का एग्जांपल देते हुए यहाँ पे एक और ईडियम डाल दिया गया है, ठीक है। बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है जब आपके पास 2 वक्त की रोटी आप गुजार सके, बस इतना ही पैसा हो, ठीक है। जब आपके पास थोड़ा ही पैसा हो तब आप कहलाता है ये बोथ एंड्स मीट। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग कलर से सर्कल भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए। बोथ एंड्स मीट, या ये देखो
एंड्स मीट लिख रहे हैं, टू मेक एंड्स मीट, ठीक है, इसमें आप लोग अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है, उतना ही पैसा होना, ठीक है, उतना ही पैसा होना जितने से अपनी रोजी चल पाए, ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग से ये वाली बात लिख लीजिएगा, ठीक है। While some people have to struggle to make both ends meet, ठीक है, कुछ लोगों को दो वक्त की रोजी रोटी गुजारने के लिए भी बहुत सारी स्ट्रगल करना पड़ता है। इन अदर्स आर बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, ठीक है, और जबकि कुछ लोग कैसे रहते हैं, वो अमीर पैदा हुए रहते हैं, ठीक है, कुछ लोग कैसे पैदा हुए रहते हैं, अमीर पैदा हुए रहते हैं, ठीक, इन देयर माउथ एंड नेवर हैव टू वरी अबाउट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, और उन लोगों को कभी, जो भी अमीर पैदा हुए रहते हैं, ठीक है, उन लोग को कभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, चिंता ही नहीं करना पड़ता, वरी का मतलब चिंता करना होता है, ठीक है। आगे देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी इन द ड्राइविंग सीट, ठीक है, बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है सारी जिम्मेदारी का भार अपने ऊपर उठा लेना, ठीक है। जैसे कि देखो एक फैमिली पे ना एक फादर फिगर जो रहते हैं वो एकदम बी इन द ड्राइविंग सीट वाले रहते हैं, ठीक है, सारी जिम्मेदारी का भार किस पे रहता है, मोस्टली, ठीक है, हर घर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि एक फैमिली का जितना भी भार है वो किसके ऊपर रहता है, एक फादर के ऊपर रहता है, ठीक है, तो वो बी इन द ड्राइविंग सीट वाली सिचुएशन पर ही है ऑलरेडी, ठीक है, बियरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना, ठीक, तो यही होता है, ठीक है। और एक और चीज है, देखो जब भी आप लोग अगर ऐसा नोटिस करो, कोई एक समझदार पर्सन जो रहता है वो क्या करता है, जब भी एक ड्राइवर रहता है, ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपको ड्राइवर और राइडर के बीच में अंतर भी बता दूंगा, ठीक है, तो ड्राइवर जो रहता है, जब भी एक समझदार पर्सन अपना जो ड्राइवर रहता है ना उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है, क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो ड्राइवर के हाथ में आपकी भी जिंदगी है, उसकी भी जिंदगी है, और आपके जो पार्टनर है उसकी भी जिंदगी है, ठीक है, तो ड्राइवर को कोई डिस्टर्ब नहीं करना पसंद करता, ठीक है, क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पर है, ठीक है, अगर उसका दिमाग खराब हुआ और एक बार उन्होंने ऐसे घुमा दिया, ठीक है, कार को, तो कार तो पलट जाएगी, ठीक है, तो वो तो जाएगा और आपको भी लेके चल जाएगा, ठीक है, तो सारी जिम्मेदारी का भार अभी किसके ऊपर है, ड्राइवर के ऊपर है, ठीक है। आगे देखिए जरा यहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स क्या लिखे हुए हैं, ठीक है, चलो पहले मैं आपको ड्राइवर और राइडर के बीच में अंतर बता देता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है ये तो, ठीक, देखो राइडर क्या होता है, आपने सुना होगा, मतलब इसकी भी एक कहानी बता देता हूँ मैं आपको, राइडर और ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर, ठीक, देखो मैं ना अभी कुछ समय पहले मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो वो कहती है कि यार मैं ना अभी राइड कर रही हूँ, सॉरी मैं अभी ड्राइव कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, उसके बाद फिर जैसी जैसी वो घर पहुंची ना, तो फिर मैंने बोला कि अरे तो फिर क्या कार बार चलाते टाइम उठाया मत करो फोन, तो कहती कार नहीं चला रही थी, मैं तो स्कूटी चला रही थी, तो भाई देखो ध्यान रखना, ठीक है, जितने भी दो पहिया वाले रहते हैं ना वो राइड के लिए रहते हैं, ठीक है, जो आपकी जितने भी हीरो होंडा वगैरह वाली गाड़ी रहती है वो राइड के लिए रहती है, ठीक है, जिसके ऊपर आप बैठ करके क्या करते हो, चलाते हो, ठीक है, जिसके ऊपर छत नहीं होती है, तो वो रहती है आपकी क्या, राइड करने वाले आइटम, ठीक है, जैसे कि देखिए आपने जितने भी ज्यादा कावासाकी निंजा वगैरह ऐसी जितनी भी गाड़ियों के बारे में सुना होगा, तो उनके राइडर होते हैं, ठीक है, जो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं उनको देखा होगा, वो राइडर रहते हैं, ठीक है, और जितने भी आपने कार वाले देखे होंगे तो उनके लिए वो रहता है ड्राइवर, ठीक है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल यार रैपिडो का राइडर रहता है, ठीक है, ओला वगैरह में आपको ड्राइवर भी मिल जाते हैं, ठीक है, तो याद रखना ये सब बातों में, ठीक, राइडर, देखो राइडर वो रहता है जिस व्हीकल में ऊपर से आपको छत नहीं मिलती है, ठीक है, और ड्राइविंग के लिए आपको ऊपर से क्या मिलती है, एक छत मिलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल्स कुछ लिखे हुए हैं, एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल दिया आपको, विथ हिज एक्सटेंसिव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, ठीक है, जो उसका इतना वास्ट नॉलेज था और एक्सपीरियंस था ना फाइनेंस को लेकर के, ठीक है, जॉन फाउंड हिमसेल्फ इन द ड्राइविंग सीट, ठीक है, जॉन ने खुद को कहां पाया है, जॉन ने खुद को पूरा जिम्मेदारी का बोझ उसके उसके ऊपर आ गया है ड्यूरिंग द बजट प्लानिंग मीटिंग, ठीक है, जो भी बजट प्लानिंग मीटिंग थी उसके उस मीटिंग के दौरान पे पूरा जिम्मेदारी का बोझ किसके ऊपर आ गया, जॉन ने उठा लिया, ठीक है, वो क्या कर रहा है, गाइडिंग द डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन को गाइड भी करते जा रहे हैं, आउटलाइनिंग फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज, और आउटलाइन करते जा रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज को, ठीक है। आगे देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, एज द कैप्टन ऑफ द बास्केटबॉल टीम एलेक्स इज इन द ड्राइविंग सीट ऑन द कोर्ट, डायरेक्टिंग प्लेज एंड मोटिवेटिंग हिज टीममेट्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक एलेक्स नाम का पर्सन है, वो ना टीम का कैप्टन है, ठीक है, कौन सी टीम का, बास्केटबॉल टीम का उसका कैप्टन है, ठीक है, अब क्योंकि वो बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी का भार आ चुका है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपने टीम प्लेयर्स को बता रहा है कि कैसे खेलना है,
ठीक है, और साथ ही साथ वो क्या करते जा रहे हैं, मोटिवेट भी करते जा रहे हैं अपने टीम प्लेयर्स को कि उनको अपना बेस्ट देना है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल था कि यहाँ पे एक राइडर है, वो क्या कर रहा है, बी इन द ड्राइविंग सीट है ना, तो देखो एक राइडर है, वो कार, देखो ये जो कार है ना, इसके पे छत होती है, देखा होगा ना, मतलब उम्मीद करता हूँ देखा होगा कार आपने, अगर नहीं देखा तो देखो यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो देखो ये कार है, ठीक, इसमें एक अंदर पर्सन बैठा हुआ है, तो ये ड्राइवर है। ठीक है, और अगर इसी में अगर मैं आपको बोल देता कि 2 पहिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 पहिया वाली अपन बना देते एक बढ़िया सी गाड़ी। ठीक है, मेरे हिसाब से बन गई, बहुत अच्छी गाड़ी है। ठीक है, तुम लोग ज्यादा दिमाग मत लगाना। ठीक, तो ये हो गई आपकी गाड़ी। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी पेंटिंग किया है। ठीक, तो ये हो गई आपकी गाड़ी। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर कोई चिंटू बैठता है ना, तो वो कहलाता है भाई, वो कहलाएगा क्या, राइडर। ठीक, तो याद रखने वाली बात। आगे देखिए यहाँ पे आपके लिए एक और इडियम है, बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है परिणाम भुगतना। ठीक है, परिणाम को क्या करना, भुगतना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके पास इसी का एक इंग्लिश में मीनिंग लिखा हुआ है, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, जो आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन तब भी उसका क्या करना, परिणाम भुगतना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, पहले मैं देख लेता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे, इमेज नहीं है हमारे पास। ठीक है, बियर द ब्रंट ऑफ के लिए देखिए आपके पास एग्जाम्पल क्या है, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, देखो मैं पहले पूरा पढ़ के सुना देता हूँ आपको, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल याद आता हूँ। फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर्स हैव बीन बियरिंग द ब्रंट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, फेसिंग हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, exhaustion and exposure to the virus while caring for patients and saving lives। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोविड-19 जो आया था ना, उस समय पे बहुत सारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स का मतलब क्या होता है, जो आगे बढ़कर के, मतलब जो आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स होते हैं, कुछ बैकलाइन वर्कर्स होते हैं। ठीक है, फ्रंटलाइन वर्कर्स वो होते हैं जो आगे, जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल वगैरह जाते हो, ठीक है, कभी देखा होगा ऐसा कोई सीन, अगर मूवी पे देखा होगा, तो उसमें क्या रहता है, जैसे कि किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा सा, तो सबसे पहले नर्स वगैरह आते हैं, उसको स्ट्रेचर में लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हुए बेटा। ठीक है, और ऐसे डॉक्टर जो रहते हैं वो अपना ओटीपी उसमें रहते हैं, ऑपरेशन थिएटर पे रहते हैं। ठीक है, वहां पे जो काम करने का रहता है वो उनका काम रहता है, डॉक्टर्स का रहता है, वो बैकलाइन वर्कर्स हो गए। ठीक है, उस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक, अंदर ओटीपी में भी बहुत सारे केसेस रहते हैं। ठीक है, कि मेन डॉक्टर कौन है, फिर उसके साथ नर्सेस कौन है। ठीक है, तो फ्रंटलाइन वर्कर का काम रहता है, देखो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कोविड-19 के समय पे बहुत सारे परिणाम भुगते हैं। ठीक है, फेस करे उनने वो सारे परिणाम। ठीक है, फेसिंग हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टीज या फिर स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे उनने हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस झेले हैं, मतलब बहुत सारा मानसिक तनाव भी झेला है उनने, एग्जॉशन थकावट भी झेले, एक्सपोजर ऑफ द वायरस। ठीक है, जितना भी वायरस था उसका भी सामना करना पड़ा है उन्हें, वाइल केयरिंग फॉर द पेशेंट्स एंड सेविंग लाइफ। ठीक है, क्योंकि उनको पेशेंट्स की लाइफ को सेव करना है, उनका केयर करना है। ठीक है, याद रखने वाला भी आप लोग एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इन द टाइम ऑफ वॉर। ठीक है, जब भी एक युद्ध का समय होता है ना, तब सिविलियंस ऑफन बियर द ब्रंट ऑफ, तो सिविलियंस को, उन जो वहां के नागरिक है, उन लोगों को क्या करना पड़ता है, परिणाम को भुगतना पड़ता है। ठीक है, किसका, किस चीज का, वायलेंस का। ठीक है, वायलेंस का मतलब क्या होता है, जो भी वहां पे उपद्रव किए गए ना, उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है, सिविलियंस को भुगतना पड़ता है। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, और सिविलियंस को ही क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि स्थानांतरित करना पड़ता है, अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। ठीक है, enduring the devastating effects enduring the devastating effects of conflict on their homes, communities and lives। ठीक है, इंड्योरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, सहन करना होता है। ठीक है, इंड्योरिंग द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, उन लोगों को ही सहन करना पड़ता है जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं ना आफ्टर द वॉर। ठीक है, तो उन लोगों को ही सहन करना पड़ता है। ठीक, और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो भी हो रही है, ठीक है, ऑन देयर लाइव्स, ऑन देयर होम्स, कम्युनिटीज और लाइव्स। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को सहन करना पड़ता है, जान मान की हानि, उनके घर वालों को सहन करना पड़ता है। ठीक है, उनका घर परिवार सब कुछ छिन जाता है, सारी कम्युनिटी के लोग इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो वही बात है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी करंट के सिनेरियो पे आप लोग को पता है कहाँ पे अभी बहुत सारी जगह पे वॉर्स चल रही हैं। ठीक है, लेकिन मैं कुछ एक आध एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर तो 2-2.5 साल से चल ही रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन का भी वॉर शुरू, मतलब आपने देखा होगा गाजा पट्टी वगैरह पे भी बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, हमास का वॉर चालू हो गया था इजराइल के साथ। ठीक है, तो वहां पे
कंट्री तो अपने वॉर पे शुरू हो जाते हैं कि चलो अब हम लड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है, इनने हमारे ऊपर अटैक कर तो हम भी अटैक करेंगे, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली डैमेज किसको होता है? सिविलियंस को होता है, ठीक है, जो भी इन्फ्लेशन का भुगतना पड़ता है वो किसको भुगतना पड़ता है? वो सिविलियंस को भुगतना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए आपके पास एक और इडियम लिखा हुआ है यहाँ पे एक और इडियम लिखा है, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा करके बातों को करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, टू टॉक इन अ राउंड राउंड अबाउट मैनर, सर्कमलोकेशन, ठीक है। सर्कम लोकेशन का मतलब भी क्या होता है? घुमा फिरा करके बातें करना, ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाता है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे कि देखिए पॉलिटिशियंस होते हैं ना, देखिए यहाँ पे इमेज भी डाला है आपके लिए। देखिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जैसे कि अगर आप इनसे पूछेंगे, ठीक है, देखो ऑफेंड नहीं होना है, ठीक है, आप अगर आपका कोई फेवरेट पॉलिटिशियन होगा तो बस एग्जांपल्स देना मेरा काम है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इनसे बोल देंगे कि हमें बताइए कि सबसे ज्यादा अभी अब आप पोस्ट क्यों निकाल, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल यही रहेगा कि आप लोग पोस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे रेलवे वगैरह की भर्ती थी, बहुत टाइम तक पोस्ट नहीं आई थी, तो इनसे बोलेंगे कि पोस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनके पास ऐसा कुछ बहाना होगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसे कारण होगा जो खुल के नहीं बता पाएंगे, लेकिन घुमा फिरा करके आपको बताएंगे वो, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, पॉलिटिशियंस कभी भी सीधा आंसर नहीं देते, ठीक है। ऐसे ही एक और व्यक्ति हैं जो घुमा फिरा करके बात करते हैं, ठीक है, जो ना कभी हाँ में आंसर देंगे और ना ही कंप्लीटली नो कहेंगे, ठीक है। डिप्लोमेट्स होते हैं वो, ठीक है। कौन होते हैं? डिप्लोमेट्स, ठीक है। राजदूत होते हैं, ठीक है। आईएएस आईएफएस ऑफिसर जो रहते हैं ना, वो डिप्लोमेट्स ही होते हैं, ठीक है। घुमा फिरा करके बातों को करते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स का लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है, सीधा सीधा आंसर देने के बजाय, ठीक है, द पॉलिटिशियंस केप्ट बीटिंग अबाउट द बुश, ठीक है, जो पॉलिटिशियंस रहते हैं वो क्या करते हैं? घुमा फिरा करके बात करते रहते हैं, टॉकिंग वेगली अबाउट अनरिलेटेड इश्यूज, ठीक है, और अस्पष्ट उत्तर देते हैं। वेगली का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, ठीक है। देखिए वेगली जो है यहाँ पे एडवर्ब है, कि ये बात भी आप लोग अगर याद रख पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है वेगली, ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। जब भी किसी वर्ड के आखिरी में, ठीक है, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एलवाई लग जाता है ना, तो वो क्या बन जाता है? एक एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। तो आप लोग ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लिखा है रेदर देन एड्रेसिंग द एलिफेंट। देखो एक और ईडियम आ गए, आज मैंने लेके आया था आपके लिए 10 ईडियम, ठीक है, और पढ़ा रहा हूँ आपको 12, ठीक, तो याद रखिएगा यार ये बात। रेदर देन एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, ठीक है, द टीम लीडर बीट अबाउट द बुश डिस्कसिंग माइनर डिटेल अनरिलेटेड टू द मेन इशू। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मेन इशू है ना, उस पर सभी का ध्यान है, ठीक है। जो टीम का लीडर है लेकिन उस पर फोकस नहीं कर रहा है, वो छोटी छोटी इश्यूज पर फोकस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस आया है, द एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है एक मेजर प्रॉब्लम, ठीक है, एक मेजर प्रॉब्लम और कंट्रोवर्शियल इशू इशू ठीक है, विच इज ऑब्वियसली, जो कि मतलब पता सभी को है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में बात कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो कहलाता है द एलिफेंट इन द रूम। आगे देखिए यहाँ पे आपके पास और भी एक लास्ट अपने पास बचा हुआ है, बीट ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? इतनी पिटाई करना कि आंख लाल पीली हो जाए, ठीक है। बोलते हैं ना, देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक। जब आपकी कोई बहुत जम के पिटाई करता है ना, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जब आपके आंख में कोई मारता है पंच, ठीक है, पिक्चर वगैरह में भी देखा होगा आप लोगों ने, तो क्या होता है उसकी आंख के ना पहले क्या हो जाती है? लाल पड़ती है, फिर उसके बाद फिर नीला पड़ जाता है, ठीक है, फिर काला पड़ना शुरू हो जाता है, फिर नीला पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक, आपने देखा होगा ऐसा, ठीक है। तो बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? इतनी पिटाई करना कि आंखें लाल पीली हो जाए, ठीक है, बहुत जम के पिटाई कर देना, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके लिए एग्जाम्पल लेके आए हैं आपके लिए, द विक्टिम वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है, जो भी पीड़ित था उसको बहुत पीटा गया, ठीक है, बाय द अटैकर्स, ठीक है, जिनने भी आक्रमण करता है उनके द्वारा, ठीक, लीविंग हिम, उसको छोड़ दिया गया, विथ सीरियस इंजरीज, बहुत मेजर इंजरीज के साथ, सीरियस इंजरीज के साथ, एंड रिक्वायरिंग मेडिकल अटेंशन ठीक है, लेकिन उसको जरूरत किसकी थी? मेडिकल अटेंशन की थी, ठीक है। ड्यूरिंग द राइट, राइट का मतलब आप लोग कहीं पे लिख लेंगे, राइट का मतलब होता है दंगे फसाद, ठीक है।
सेवरल शॉप्स वर लूटेड, ठीक है, बहुत सारी शॉप को क्या किया जाता है, लूट लिया जाता है, ठीक है। अब इंग्लिश में ये जो वर्ड आया ना लूटेड, हिंदी में भी इसका मतलब ही क्या होता है, लूट होता है, ठीक है। तो समझ जाना आप लोग, ठीक है, मुझे तो लूट लिया वाले, ठीक। तो सेवरल शॉप्स वर लूटेड एंड इनोसेंट्स bystanders innocent bystanders were beaten black and blue by rioters causing chaos and fear in the streets, ठीक है। देखो, जब राइट होते हैं ना, जब दंगे फसाद होते हैं ना, तो बहुत सारे जो शॉपकीपर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी जो शॉप्स हैं उनको लूट लिया जाता है, ठीक है। एंड इनोसेंट बायस्टैंडर्स, ठीक है, और जो भी भोले वाले व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, उनको बहुत पीट दिया जाता है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, बहुत पीट दिया जाता है बाय द राइटर्स, ठीक है, जो भी आक्रमण करता है उनके द्वारा, कॉजिंग कियोस एंड फियर इन द स्ट्रीट्स। और क्या होता है वहां पे एकदम अराजकता का माहौल बना दिया जाता है, ठीक है। कियोस का मतलब होता है हड़कंप मचा देना, ठीक है। एंड फियर इन द स्ट्रीट्स, और क्या किया जाता है, पूरी गलियों में एकदम डर का भाव बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 30 ईडियम्स, ठीक है, 10 ईडियम्स। मैंने आपको 10 बोला था यहाँ पे, लेकिन कराया 12 है। आप लोग मुझे कमेंट में वो 2 ईडियम बताएंगे जो मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के दौरान पे आपको अलग से बताया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे कल के दिन, ठीक है। इससे पहले 1 मिनट में आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, जो भी बच्चे हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन लोगों को हम लोग टेस्ट पेपर संडे टू संडे कराते हैं, ठीक। अब हम लोग का कोशिश है, अभी ऐसा मैं आप लोग को प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम इतना फ्रिक्वेंटली होते जा रहे हैं ना, हो सकता है कि आपको टेस्ट पेपर हर 2 या 3 दिन में, ठीक है, या तो वीक में 2 बार या तो वीक में आपको 3 बार भी देने को मिल सकता है, ठीक है। अभी मैं कुछ ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था ये वाली, ठीक है। तो जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हैं उनको तो इस चीज का प्रॉफिट मिल जा रहा है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक सिवनी पे रहते हुए हमसे जुड़े नहीं है। तो एक बार आप लोग चाहें तो या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहां से भी आप टेस्ट पेपर देखिए। टेस्ट पेपर की जो हम लोग की टाइमिंग है, वो अभी जो समर का टाइम चल रहा है उसमें हम लोग की टाइमिंग हो गई 4:30 बजे। जनरली जो रहता था वो रहता था मॉर्निंग में, ठीक है। तो अभी 4:30 बजे हम लोग का टेस्ट अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग जुड़ सकते हैं, मैं आप लोगों को टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग ने टेलीग्राम ग्रुप बनाया भी नहीं है, ठीक है, टू भी मतलब ओपनली बता रहा हूँ मैं आप लोग को, ऐसा कुछ हाइड करने वाली बात नहीं है। तो टेलीग्राम ग्रुप भी हम लोग जल्दी बना लेंगे, ठीक है। आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप से अगर इन केस आप लोग कुछ कारण से नहीं आ सकते हैं, ठीक है, तो अपना इंप्रूवमेंट के लिए आप लोग जरूर वो टेस्ट पेपर को लगाइए। एग्जाम से पहले आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग ने एक न्यू सीरीज शुरू करा है टेस्ट की, ठीक है, वो हमारी एकदम एकदम टियर 1 सीरीज को लेकर है, ठीक है। जितने भी एग्जाम टियर 1 वाले रहते हैं उसको फोकस करते हुए वो सीरीज को बनाया गया है। तो आप में से जितने भी बच्चे घर में बैठ करके भी अगर टेस्ट पेपर देना चाहते हैं तो इजिली बैठ करके दे सकते हैं। उस टेस्ट का सोल्यूशन आप लोगों को यहीं यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाता हूँ टेस्ट वगैरह में, ठीक है। और वो टेस्ट वगैरह भी आप लोगों के एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू के भी रहते हैं उसमें, तो आप में से जितने बच्चे टेस्ट लगाते हैं वो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड रिमेंबर वन थिंग, वर्क हार्ड टिल यू गेट सक्सेस। Hi baby. Hi baby. Hi baby. Hi baby. बेबी इनका बेबी एसएससी सीजीएल से सिलेक्टेड है। आप प्रश्न देखो, एक प्लेन जो है वो 2500 मीटर की हाइट से उड़ता है, फिर ठीक ऊपर एक और प्लेन उड़ रहा है। दोनों ही प्लेन सेम पॉइंट पर फोकस करते हैं। एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का बनता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक प्लेन दूसरे प्लेन के ऊपर उड़ता है और सेम डिस्टेंस पर फोकस करता है, तो जो ऊपर उड़ने वाला प्लेन है वो ज्यादा एंगल बनाएगा और नीचे उड़ने वाला प्लेन कम एंगल बनाएगा। इनका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। 30 के लिए जो हाइट आती है वो आती है 1 और डिस्टेंस आता है √3। 60 के लिए जो हाइट आती है वो आता है √3 और 1 आती है इसकी डिस्टेंस। तो दोनों की डिस्टेंस को हमको बराबर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने 60 वाले में √3 से मल्टीप्लाई करा है तो आपको यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल हाइट आपके पास कितनी रहेगी, 3 की रहेगी। अगर टोटल हाइट आपके पास 3 की है, उसमें से 1 आपको यानी गिवन है 2500 दिया हुआ है, तो 2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 5000। इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा।